गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको स्वरों के बारे में बताया था और अयोग बहा हमारा कंप्लीट हो चुका था। यहाँ पर आज मैं लेके आया हूँ उत्सिक्त व्यंजन या द्विगुण व्यंजन के बारे में। तो चलिए देर ना करते हुए हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। उत्क्षिप्त व्यंजन किसे कहते हैं? जिन वर्णों का उच्चारण करने पर जीभ ऊपर उठकर झटके से नीचे गिरती है उन्हें उत्क्षिप्त व्यंजन या द्विगुण व्यंजन कहते हैं। किन्हें कहते हैं? डे और डे। ऐसे हमारे कितने हैं? दो हैं। कौन से हैं? डे और डे। इसमें जब हम उच्चारण करते हैं, आप उच्चारण करके देखो, ड ड झटके से ऊपर जाती है और फिर नीचे गिरती है हमारी जीभ, है ना। ड ड बोल के देखो, आप प्रैक्टिकल करो इसका खुद से। और इसमें कुछ फैक्ट्स हैं वो मैं आपको करा देती हूँ। किसी शब्द के प्रारंभ में उत्क्षिप्त का प्रयोग नहीं होता। कैसे? जैसे कि ढोलक, जैसे कि ढोलक है ये ढोलक, तो इसमें उत्क्षिप्त का प्रयोग नहीं होगा, ये वाला ढह ढक्कन बनेगा। और है कुछ और ऐसे बहुत सारे शब्द हैं। ढाल, ढाल है ढाल, ऐसे आदि बहुत सारे शब्द हैं जिसमें हम उत्क्षिप्त का प्रयोग नहीं करते। ये किसी भी शब्द के प्रारंभ में नहीं आते हैं। आप देख लेना, किसी के भी प्रारंभ में ये नहीं आएंगे, ठीक है। और दूसरा जो इसका हेडिंग है, पॉइंट है, वह यह है कि द्वित्व व्यंजन में उत्क्षिप्त का प्रयोग नहीं होता। द्वित्व व्यंजन जैसे कि कबड्डी, टक्कर, चक्की। द्वित्व व्यंजन जैसे हम दो बोलते हैं ना, जैसे दिल्ली, तो उसमें कभी भी चक्की, टक्कर, इसमें हम इस तरह के द्वित्व व्यंजन इन्हें कहते हैं। ये दो है ना, ये दो एक से आ गए। तो इस तरह के अगर जो कोई भी हमारे वर्ड हमें दिखाई देंगे, शब्द दिखाई देंगे, ये इसमें हम कभी भी डे और ढे द्विगुण व्यंजन का प्रयोग नहीं करेंगे। उसके बाद अंग्रेजी के शब्दों में इनका प्रयोग नहीं होता है। किनका प्रयोग नहीं होता है? द्विगुण व्यंजनों का। जैसे कि बोर्ड, जैसे कि बोर्ड, बोर्ड ये वाला जहाँ पर मैं लिख रही हूँ, है ना। तो बोर्ड, डे का प्रयोग होगा पर डे और डह का प्रयोग नहीं होगा। अंग्रेजी के शब्द जितने भी आएंगे ना, उनमें इनका प्रयोग होता नहीं है, ठीक है। डे या ठे के तुरंत बाद या तुरंत पहले, किसके? डे या ठे के तुरंत बाद या तुरंत पहले यदि कोई अनुस्वार हो तो भी हम द्विगुण व्यंजन का प्रयोग नहीं करते। कैसे? जैसे कि साउंड, जैसे कि राउंड, जैसे कि साउंड, राउंड आदि शब्दों में भी हम डे और ढे द्विगुण व्यंजन अर्थात उत्क्षिप्त व्यंजन का प्रयोग नहीं करते। तो ये तो हमारे उत्क्षिप्त व्यंजन के बारे में कुछ फैक्ट थे जो मैंने आपको बता दिए हैं। आप चाहे तो इसको नोट कर सकते हैं। उसके बाद हम चलेंगे नेक्स्ट पर। दंतमूल या वर्तस्य व्यंजन कौन से होंगे? दंतमूल या वर्तस्य व्यंजन। ये आपने उतार लिया, मैं इसको साफ कर दूं।
लीजिए, आप अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगली हेडिंग डालेंगे दंतमूल या, तो अगली हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे दंतमूल या वर्त्य व्यंजन। इन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जीभ नीक वर्त्य अर्थात ऊपरी मसूड़े का स्पर्श करती है। ऊपरी मसूड़ा, जो नीक वर्त्य हम ऊपरी मसूड़े को ही कहते हैं, या वर्त्य के समीप पहुंचकर झटके के साथ मुड़कर पीछे हट जाती है। ऐसे हमारे कितने हैं? 7 माने जाते हैं। कौन कौन से? न, से, रे, ले, जे, डे और डे। आप इनका उच्चारण करके देखिएगा। न, देखो, न, से, रे, ले, जे, डे, डे। ये मुड़कर पीछे हटी जीभ, झटके से गए डे, डे, ने। आप बोल कर देखिए न, से, रे। इसी तरह से ये हमारे दंतमूल या वर्त्य व्यंजन कंप्लीट हुए। आप चाहे तो इनको नोट कर सकते हैं। और अगली हेडिंग डालते हैं लुंठित व्यंजन। कौन से डालेंगे? लुंठित व्यंजन। इसको मैं साफ कर दूं यहाँ से। इसके बाद हम पढ़ेंगे लुंठित व्यंजन। जिन व्यंजन के उच्चारण के समय जीभ की नोक वायु से रगड़ खाकर कांपती है, उसे लुंठित व्यंजन कहते हैं। जैसे कि रे। रे का उच्चारण करने पर हम करेंगे रे। देखो, रे से टकराएगी जीभ, रे। टकराने के बाद जीभ कंपन होगा, रे। मुख में कंपन होगा, रे। उच्चारण करने का जरा इसका रे का, रे। तो यह इसकी डेफिनेशन है रे की। इसे हम लुंठित व्यंजन कहते हैं। अगला हेडिंग डलेगा पार्श्विक व्यंजन। पार्श्विक व्यंजन कौन सा होता है? ले। इसकी डेफिनेशन क्या होती है? जिन व्यंजनों के उच्चारण में जीभ श्वास वायु के मार्ग में खड़ी हो जाती है। कैसे हो जाती है? ले। ले बोलेंगे हम, ले, ले, ले। तो हमारी जीभ श्वास वायु के मार्ग में खड़ी हो जाएगी, ले। और श्वास बगल से प्रवाह हो जाती है, उसे पार्श्विक व्यंजन कहते हैं। अब देखो, हम ले कहेंगे तो हमारी जीभ खड़ी होगी, ले, ले। और बिल्कुल श्वास के सामने खड़ी हो जाएगी, और वायु जो है वो हमारी साइड से निकल जाएगी। देखो, ले, ले, ले। इसका उच्चारण कीजिएगा ले का। ये हमारा पार्श्विक व्यंजन है। लुंठित हो गया, पार्श्विक हो गया, द्विगुण हो गए। उसके बाद डालेंगे हम काकल्य व्यंजन। काकल्य व्यंजन किसे कहते हैं? है को हम काकल्य व्यंजन कहते हैं। इसकी डेफिनेशन हम लिखवाते हैं, आप इसको नोट कीजिएगा। उसके बाद हम काकल्य व्यंजन के बारे में जानेंगे। मैं साइड हो जाती हूँ, आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा या फिर इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। समझ में ना आए करें तो मुझे बता दीजिएगा। तो अगली हेडिंग हम डालेंगे और लिखेंगे काकल्य व्यंजन। जिन ध्वनियों के उच्चारण में मुख खुला रहता है और वायु बंद कंठ को खोलकर झटके से बाहर निकलती है, उसे काकल्य वर्ण कहते हैं। कैसे? जैसे है। इसमें मुंह खुला हुआ है, और ये झटके से बाहर निकल रही है बंद कंठ को खोलकर। ये हमारा गला बंद है, मुंह खुला है, और झटके से बाहर आएगी। देखो, है। आप खुद ही इसका उच्चारण करें, है, पूरा खुलकर आती है। तो ये हमारा काकल्य वर्ण है, ठीक है। उसके बाद है द्वित्व व्यंजन। द्वित्व व्यंजन किसे कहते हैं? द्वित्व व्यंजन यदि दो समान व्यंजनों के बीच कोई भी स्वर नहीं आता हो। समान व्यंजन जैसे दिल्ली, ले और ले। बल्ला, ले और ले। सत्तू, ते और ते। मिट्टी, ते और ते। ऐसे हमारे बहुत सारे शब्द हैं, बहुत सारे शब्द वर्ण हैं ऐसे जिसमें हमारे द्वित्व व्यंजन के अंदर आते हैं। चाहे आप चाहे तो मैं इसको लिख भी देती हूँ। जैसे दिल्ली, एक हमारा लस्सी, और होएगा हमारा मिट्टी,
एक होगा हमारा पट्टी, एक हमारा होगा बल्ला। इस तरह के हमारे जितने भी शब्द होंगे वे सभी हमारे द्वित्व व्यंजन कहलाएंगे। इनके बीच में जैसे ये ल है और ये ल है, कोई भी हमें स्वर नहीं दिख रहा है। ये स और स है, ये ट और ट है, ये ट और ट है, और ये ल और ल है। इस तरह के हमारे जितने भी व्यंजन होते हैं वह सभी द्वित्व व्यंजन के अंदर आते हैं। इतना आपको समझ आ गया हो तो आप इसको नोट कर सकते हैं। उसके बाद में डालेंगे, देखेंगे कंठ्य व्यंजन और तालुव्य व्यंजन कौन कौन से होते हैं। प्रकंपित के बारे में बात करेंगे। उसके बाद में हम सारे डिटेल में जानेंगे उच्चारण के आधार पर, घोषत्व के आधार पर। ये सभी, ये नोट में साइड में हो जाती हूँ, ये नोट कर लीजिएगा। आपको दिख तो रहा है ना क्लियर? यहाँ तक सारा क्लियर चमक रहा है ना, ये दिख रहा है ना? यहाँ तक दिख रहा है ना? अगर ना दिख रहा हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, ठीक है? चलिए इसे मैं साफ किए देती हूँ। तो चलिए हम कुछ और फैक्ट जानते हैं व्यंजनों के बारे में। जो कंठ्य व्यंजन होते हैं वो अ और है होता है। तालुव्य व्यंजन य और श होता है। इसको आप ऐसे भी याद कर सकते हो, यश। कोई ज़्यादा बोलता है ना तो कहते, गांव में कहते हैं कि बहुत तालू चलता है इसका, बहुत तालवा चलता है। यश हर बात पे हाँ हाँ करता है, तो हाँ मतलब यश, तालु यश, ठीक है। और प्रकंपित रे, मतलब इसके बोलने से कंपन होता है रे, तो ऐसे याद रख सकते हैं, इसके बोलने से कंपन होता है तो इसलिए प्रकंपित होता है। स्वर स्वतंत्र व्यंजन ये होता है हमारा है, और काकल्य भी होता है। मूर्धन्य व्यंजन डे ढे रे और श। दंत्य व्यंजन हमारे स ल और ज। इसको ऐसे याद कर सकते हैं, सलज, सलज गांव में कहते हैं ना, सलज, सलज कहते हैं ना उनको, जो साले की पत्नी होती है उनको सलज कहते हैं ना। तो दंत्य व्यंजन में कौन कौन से आते हैं? सलज। सलज जो है वो देखते ही दांत निकाल देती है, मतलब हंसती है, तो दंत्य मतलब सलज। इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं। संघर्षहीन य और व। संघर्षहीन मतलब इनको बोलने में कोई संघर्ष नहीं करना पड़ता, ऐसे ही बोल दो ये व। तो इसलिए इनको याद कर सकते हैं, संघर्षहीन य और व, ठीक है। आप इसको नोट कर सकते हैं। और अगला हम डालेंगे मांसपेशियों की दृढ़ता के आधार पर व्यंजन। मांसपेशियों की दृढ़ता के आधार पर व्यंजन 3 प्रकार के होते हैं। मैं इसको साफ किए देती हूँ, उसके बाद में हम अगला पढ़ते हैं। यहाँ तक आप नोट कर लीजिएगा। तो अगला पॉइंट हम लिखेंगे मांसपेशियों की दृढ़ता के आधार पर व्यंजन। मांसपेशियों की दृढ़ता के आधार पर कितने व्यंजन होते हैं? 3 होते हैं। कितने होते हैं? 3 होते हैं। नंबर 1 दृढ़ व्यंजन, नंबर 2 शिथिल व्यंजन और नंबर 3 मध्यम व्यंजन। जो हमारे दृढ़ व्यंजन होते हैं वह 4 होते हैं, ट, भ, ड और ढ। और जो शिथिल व्यंजन होते हैं वो हमारे 6 होते हैं, क, न, म, य, र, ल। कनम यरल, इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं। और तीसरा नंबर का होता है मध्यम व्यंजन। मध्यम व्यंजन होते हैं चवश, च, ब, श। आप इसको याद कर सकते हैं, और इसको नोट करना चाहें तो नोट भी कर सकते हैं। और उसके बाद में हम लिखेंगे हेडिंग घोषत्व के आधार पर व्यंजनों को देखेंगे। आप पहले इसको उतार लीजिएगा। तो अगली हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे घोषत्व के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। तो घोषत्व के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण कितने प्रकार से होता है? 2 प्रकार से होता है। कौन कौन से होते हैं? घोष, अघोष। घोष को हम सघोष भी कहते हैं। सघोष किसे कहते हैं? जिसका उच्चारण करने पर हमारे स्वर तंत्रियों में कंपन होता है। क्या होता है? कंपन होता है। तो घोष किसे कहते हैं? जिन वर्णों का उच्चारण करने में स्वर तंत्रिका में कंपन होता है, जैसे कि प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा। अब ये प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा क्या है वो मैंने याद है, जो मैंने लास्ट क्लास में बताया था, कचट तब कतामुदो, है ना। जो भी उसके पहला
तीसरा चौथा कौन से होते हैं? देखिए मैं आपको लिख कर दिखाती हूँ कौन से होते हैं तीसरा चौथा पांचवा। तो ये हमारे जो वर्ग के होते हैं तीसरे चौथे पांचवे के वर्ण वो ये हैं। कै वर्ग का गे घे डे, चे वर्ग का जै झे ज्य, टे वर्ग का डे डे डे, ते वर्ग का दे धे ने, पे वर्ग का बे भे मैं। ये तीसरा चौथा पांचवा होता है। पहले वर्ग ये होते हैं के, दूसरा वर्ग दूसरा होता है खे। ऐसे ही इस तरह से जो स्पर्श मैंने आपको बताए थे 25, उसी में से इनके नंबर हुए हैं। तो आप इनको बोल के देखिएगा। इनमें कंपन होता है कै, कुछ नहीं हुआ, खे कुछ नहीं हुआ, गे जैसे हमने बोला गे, जैसे हम तीसरे नंबर पर आते हैं गे, वैसे हमारा आवाज में थोड़ा भारीपन होता है, यहाँ कंपन सा होता है। यहाँ हाथ रखो और बोल के देखो गे घे घे डे, ये सब जे झे डे ढे दे धे बे भे। जैसे ही हम तीसरे चौथे पांचवे वर्ड को बोलते हैं तो हमारे यहाँ पर कंपन सा होता है। तो यहाँ हाथ रख के देख लिया करो, जैसे उच्चारण करो यहाँ हाथ रखो, तब आप तुरंत समझ जाओगे कि यहाँ ये कंपन हो रहा है। और जिनमें कंपन होता है वो घोष होते हैं। घोष को हम सघोष भी कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्लियर हुआ। अगला हेडिंग डालेंगे अघोष, लिखेंगे अघोष के बारे में। अब हम जानेंगे अघोष के बारे में। यहाँ तक आपका कंप्लीट हुआ। आपको यहाँ तक दिख रहा है ना? क्लियर तो दिख रहा है, ये सब समझ में आ रहा है जो मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, अब इसको साफ करते हैं। अगला हेडिंग डालते हैं अघोष। तो अगला हेडिंग डालेंगे अघोष व्यंजन। तो जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हमारी स्वर तंत्रिका में कोई कंपन ना हो उन्हें हम अघोष व्यंजन कहते हैं। अथवा जिन वर्णों का उच्चारण करते समय केवल श्वास का प्रयोग होता है उन्हें हम अघोष व्यंजन कहते हैं। जैसे कि प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा। पहला और दूसरा किसे कहते हैं? अभी याद है मैंने आपको बताया था कचट तप के बारे में। कचट तप, सॉरी यहाँ पर नहीं आएगा है ना। कचट तप देखो, पहला और दूसरा वर्ण का ख च छ ट ठ त थ प फ। ये हमारे प्रत्येक वर्ग के पहले और दूसरे वर्ण हैं। कौन से हैं? पहले और दूसरे। इसमें आप देखिएगा, इसका उच्चारण करिएगा क ख, पहला और दूसरा क ख। कोई बिल्कुल भी कोई हमें इसमें जोर नहीं लगाना पड़ रहा है, कोई भी हमारा कंपन नहीं हो रहा है। क ख च छ प फ ट ठ त थ। आप इसका एक बार खुद से उच्चारण कीजिएगा। आप जितना ज़्यादा उच्चारण करोगे ना उतना ही आपको जल्दी से जल्दी समझ में आएगा। तो ये हमारे अघोष होते हैं। ठीक है, आप देख लीजिएगा इनको। फिर उसके बाद हम प्राणत्व के आधार पर देखेंगे। ठीक है, प्राणत्व के आधार पर। इसके बाद हम हेडिंग डालेंगे प्राणत्व के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। प्राणत्व के आधार पर व्यंजनों का कितने प्रकार से वर्गीकरण होता है? 2 प्रकार से होता है। कौन कौन से होते हैं? अल्प प्राण, महाप्राण। ठीक है, इसको साफ कर लूँ मैं। यहाँ तक आपको दिख रहा है ना? क्लियर दिख रहा है ना? ये सब आपको दिख रहा है ना? आप एक बार इसको उतार लेंगे, उतारना चाहें तो, या फिर इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। मैं थोड़ा साइड हो जाती हूँ। तो ये है हमारे अल्प प्राण। प्राणत्व के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। प्राणत्व के आधार पर कितने प्रकार से होता है व्यंजनों का वर्गीकरण? 2 प्रकार से होता है। कौन कौन से होता है? अल्प प्राण और महाप्राण। अल्प प्राण कौन से होते हैं? जिन वर्णों का उच्चारण करने से मुख व नाक से कम वायु निकले। कैसी वायु निकले? मुख और नाक से कम वायु निकले। जैसे कि प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण।
पहला, तीसरा, पांचवा कौन से होते हैं? कै वर्ग का कै, गे, ड़े। चे वर्ग का चे, जे, जे। टे वर्ग का टे, डे, अणे। ते वर्ग का ते, दे, ने। पे वर्ग का पे, बे, में। ये पहला, ये तीसरा, ये पांचवा। इसमें देखो आप बहुत कम वायु निकलेगी। के, पीछे जाइए, के, और महाप्राण दूसरा होता है हमारा महाप्राण, महाप्राण में पूरी निकलेगी। खे, छे। उसके अपेक्षा हम देखें, जितना आप उच्चारण करोगे ना, आपको घोष और अघोष, अल्प प्राण और महाप्राण, आपको सारे वर्ड तुरंत क्लियर होते चले जाएंगे। ठीक है, आपको यहाँ तक दिख रहा है? कोई समस्या तो नहीं है? मैं साइड हो जाती हूँ, आप इसका या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या फिर इसको नोट कर लीजिएगा। जो समझ में ना आए ना तो आप मुझे बता दीजिएगा। ठीक है, अल्प प्राण का अर्थ ही कम वायु होता है। अल्प माने कम, कम, प्राण माने वायु। तो जिसके उच्चारण में कम वायु निकलती है नाक और मुंह से, वह हमारे अल्प प्राण कहलाते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ? ये मैं साफ कर दूं। तो अगली हेडिंग डालेंगे महाप्राण। महाप्राण व्यंजन किसे कहते हैं? जिन वर्णों का उच्चारण करने पर मुख व नाक से समान मात्रा में वायु निकले, उन्हें महाप्राण कहते हैं। समान मात्रा में कैसे? जैसे प्रत्येक वर्ग का दूसरा व चौथा वर्ण। कौन सा वर्ण? प्रत्येक वर्ग का दूसरा व चौथा वर्ण। दूसरा और चौथा कैसे? जैसे मैंने आपको बताया था वो कचट तक, कै वर्ग, चे वर्ग, तो उसमें दूसरा और चौथा ख, घ, छ, झ, ठ, ड, थ, ध, फ, भ। आप इनका उच्चारण कीजिएगा। इनका उच्चारण पूरी आवाज निकलेगी, देखो समान मात्रा में, नाक से भी वायु में। ख, छ, ठ, ठ, सब में निकल रही है ना? तो इस तरह से हमारे अल्प प्राण और महाप्राण कंप्लीट हुए हैं। आप इनको नोट डाउन कर सकते हैं। आपको दिख रहा है ना? क्लियर दिख रहा है? वहाँ तक सभी को क्लियर दिख रहा है? ठीक है, आप इनको नोट कर सकते हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे स्वरों के क्रम। इसको मैं रफ किए देती हूँ। ठीक है, ये सब आपने नोट कर लिया? तो कल को मैं, आज हमारे ये सब व्यंजन जो है कंप्लीट हो गए, स्वर कंप्लीट हो गए हैं। कल को जितने भी हमारे यहाँ पर स्वर और व्यंजन हैं, मैं उन सभी के क्वेश्चन लेके आऊँगी और आपसे जितना याद होगा वो उतना कर लीजिएगा। कल को जो बचे हैं, कुछ पॉइंट रह गए हैं, जैसे कि एग्ज़ाम में पूछ लेते हैं कि अल्प प्राणों की संख्या कितनी होती है, महाप्राण वर्णों की कितनी होती है, घोष की कितनी होती है, घोष की कितनी होती है। उस तरह से कल को मैं एक तालिका लेके आऊँगी और उसमें सारे जितने भी क्वेश्चन हैं ना, जितने भी घोष, अघोष और अल्प प्राण, महाप्राण कौन से क्या होते हैं, एक तालिका के माध्यम से आपको सारा समझा दूंगी। ये तो मैंने आपको डेफिनेशन दे के बता दिया है, आपको इतना नहीं पढ़ना है। इतना पढ़ोगे तो सब बहुत टाइम लगेगा। आपको शॉर्ट देखना है। आपने एक बार डेफिनेशन देख ली है, अब मैं इसका यहाँ पे शॉर्ट लेके आऊँगी। शॉर्ट तरीके से एक ही तालिका में आपको सारे याद हो जाएंगे, महाप्राण, अल्प प्राण, घोष और अवघोष। तो इसलिए आपको मैंने ये करा दिया है डेफिनेशन, और कल मैं इसकी तालिका लेके आऊँगी। उसमें सारा हम एक बार में पूरा इस वर्ड पर मैं आपको बताऊँगी। आपको याद करने के लिए यहीं पे याद करा के जाऊँगी। ठीक है, तो तब तक के लिए अपने घर पर स्वस्थ रहें, मस्त रहें और देखते रहें हमारा चैनल। आपको अच्छा लगे तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कोई त्रुटि हो तो भी बताइएगा, अपनी राय ज़रूर बताइएगा। ठीक है, धन्यवाद।